सो यहां तक हम लोगों ने कर लिया हुआ था। 11.5 ये टॉपिक से हम लोगों का बाकी था, राइट? तो अब 11.5 से आज हम लोग चालू करेंगे और टारगेट रखेंगे कि जितना हो सकता है उतना जल्दी आज हम लोग ये कंप्लीट करें। ओके, सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. So you might have observed the apparent random wavering or flickering of the object during the turbulent stream of the hot air rising above the fire or radiator. The air just above the fire becomes hotter than the air further up. The hotter air is lighter than the cooler air above it and the refractive index slightly less than that of the cooler air. अब एक आपको जनरल एक्सप्लेनेशन इसका चीज का दे देता हूं कि कभी भी अब यहाँ पे क्या होता है कि दो मीडियम होते हैं एयर के जैसे है ना, दो मीडियम में वो डिवाइडेड हो जाता है। एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। तो कभी भी लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तक जाएगी, अच्छा मैं आपको उससे पहले समझा देता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। उससे पहले हमको ये बात जरूरी है बात करने का। ओके, अब रेयर मीडियम मतलब क्या और डेंसर मीडियम मतलब क्या? डेंस शब्द जो है वो तब यूज होता है जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक दूसरे से नजदीक हो, मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक दूसरे से क्लोज हो। ओके, तो सॉलिड अगर आपने देखा हुआ है तो सॉलिड कैसा लगता है? आपने वो मॉलिक्यूल वाला एक स्ट्रक्चर देखा होगा जहां पे सब एक जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से स्टैक्ड अप है, पैक्ड है, तो वो चीज कहलाती है डेंस। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग एयर के लिए यूज करते हैं ये शब्द, एयर के लिए हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। मतलब क्या कि वहां पे जो है एयर के पार्टिकल्स जो है, एयर के मॉलिक्यूल्स जो है, एयर के पार्टिकल्स जो है वो थोड़े नजदीक हो गए, वो मीडियम को हम लोग डेंसर बोलते हैं। और रेयर उसका उल्टा हो जाता है, डेंसर का उल्टा क्या हो जाता है? रेयर, जहां पे पार्टिकल क्या हो गए, थोड़े थोड़े अलग हो गए। पार्टिकल दूर दूर हो गए तो दैट विल बी द रेयर मीडियम। पार्टिकल नजदीक नजदीक हो गए तो उसको हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो लाइट जो है जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है? वो बेंड होती है या फिर अवे जाती है। वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह का उसका मूवमेंट होता है, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि रेयर और डेंसर किसे बोलते हैं। अब मैं आपको एक खाली क्वेश्चन पूछता हूं कि जैसे कि अब आप ले लो एयर और वाटर, ठीक है? मैं आपको दो चीज दे रहा हूं, वन इज द एयर एंड द वाटर। तो आप बताइए कि इसमें से रेयर कौन सा हुआ, डेंसर कौन सा हुआ? तो आप समझिए कि हवा के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं, तो हवा क्या होगी? रेयर मीडियम में आएगी। और वाटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? नजदीक नजदीक होते हैं, तो वो किस में चला जाएगा? डेंसर में चला जाएगा। तो जहां पे भी पार्टिकल्स आपको नजदीक दिखाई दिए वो कैसा मीडियम हो जाएगा? डेंसर मीडियम हो जाएगा। और जब पार्टिकल दूर दूर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम बोलेंगे। ओके, तो जब हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है, जो भी जहां पे भी गर्म हवा चल रही होती है तो वहां पे पार्टिकल्स नहीं रहेंगे। ओके, पार्टिकल्स क्या करेगी? वहां से मूव हो जाएगी। जैसे कि आप पानी को भी अगर आप हीट अप करो, समझो एग्जांपल कि आपने एक पतीला लिया, आपने एक वेसल लिया, वो वेसल में आपने वाटर पुट अप किया और उसको आप हीट अप करो, तो क्या होगा? वो स्टीम बन के सारा पानी उड़ जाएगा। दैट इज द एग्जाम्पल। कि उसी तरह से जब भी कोई यानी उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, कभी भी वो हॉट जगह पे अपना कंजप्शन नहीं करते, हॉट जगह पे रुके हुए नहीं रहते, वो हमेशा मूव ऑन कर जाते हैं, वो हमेशा बाहर चले जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज होगी ना, वो हमेशा अगर वो चीज हॉटर प्लेस पे है, अगर वो चीज हॉटर जगह पे है तो वो हमेशा रेयर होगी। हमेशा कैसी होगी? रेयर होगी। और जो कूलर जगह पे है तो वो हमेशा डेंसर होगी। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, सी द हॉट एयर इज स्लाइटली लेस डेंस या इज लाइटर देन द कूलर एयर above it. It has a refractive index slightly less than the cooler air. Okay, such a physical condition of the refractive medium of the air are not stationary and apparent position of the object okay are not stationary and the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी भी यहाँ पे इतना समझाया हुआ है, मैं आपको इसका मीनिंग पहले समझा दूं, उससे पहले एक और लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं। दिस वेवरिंग दिस does affect an atmosphere reflection of the light by the earth atmosphere on the scale in our local environment. तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का मतलब मैं आपको साथ में ही समझाना चाहूंगा कि दोनों का मतलब क्या होता है। ये जितना भी लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, आपको ये समझाने की कोशिश की जो अभी मैंने आपको बोला कि हमेशा रेयर और डेंसर में आपको जब भी आप रिफ्लेक्शन की बात करोगे ना, रिफ्लेक्शन मतलब क्या, कल हम लोगों ने बहुत बार समझा हुआ है, अभी भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। लाइट जब भी बाउंस होकर वापस जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और दूसरा क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन। तो जब अंदर पेनिट्रेट हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन।
जैसे कि एक स्विमर है तो वो क्या करेगा, जब वो जंप करता है पानी में, जब वो कूदका मारता है तो वो क्या हो जाता है, पानी के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। जब एक मीडियम से, वो पहले एयर में था और वो पानी में चला गया, जब उसने जंप मारा तो एयर से वो जब पानी में जाता है तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज व्हाट द रिफ्लेक्शन इज। ओके, तो लाइट भी इसी तरह से रिफ्लेक्ट करती है। अब जब रिफ्लेक्ट करती है ना तो आपको दो मीडियम आ जाते हैं ना, जैसे अभी एयर का मीडियम आया, वाटर का मीडियम आया। तो जब भी ये मीडियम की बात हो ना तो उसके लिए आपको समझना पड़ता है कि जो लाइटर मीडियम है वो कौन सा है और जो हैवियर मीडियम है वो कौन सा है। तो लाइटर मीडियम के लिए बेस्ट एग्जांपल, उसके लिए हम लोग जो साइंटिफिक वर्ड है वो क्या यूज करेंगे कि लाइटर मीडियम मतलब के रेयर मीडियम, और हैवियर मीडियम मतलब के डेंसर मीडियम। अब लाइटर मीडियम का मतलब क्या होता है कि जहां पे मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़े दूर दूर हो। फॉर एन एग्जांपल गैस, तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो वो लाइटर मीडियम हो गया। और जहां पे मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक होते हैं वो कौन सा मीडियम हो जाएगा, वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। जैसे कि सॉलिड, तो सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं। वाटर एज कंपेयर टू गैस इज डेंसर। ओके, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल से आपको मैं समझाऊंगा। हनी ज्यादा डेंसर है कि वाटर, तो आपका जवाब जवाब क्या होगा कि भाई चलो हनी ज्यादा डेंसर है। क्यों? क्योंकि आप दोनों को, अगर आप मान लो कि आपके पास दोनों एक एक गिलास भर के पड़े हैं, ओके, आपके पास वाटर भी है एक गिलास और आपके पास हनी भी है एक गिलास। आप एक एक्सपेरिमेंट करो, आप दोनों को ग्लास में लो और उसको स्प्लिट करो जमीन पे, उसको फेंको जमीन पे, उसको यानी बहने दो जमीन पे। तो क्या होगा, तो आप देख पाओगे कि वाटर जो है वो फटाफट आगे निकल जाएगा लेकिन हनी उतना आगे नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, कि हनी इज मोर डेंसर देन वाटर। तो अब जब भी डेंसर आपको वर्ड समझ में आए ना तो इसका मतलब ये समझना कि पार्टिकल्स उसमें नजदीक नजदीक होते हैं। तो वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि रेडर और डेंसर इसका मतलब समझना, क्योंकि ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में आ चुका है लेकिन काफी कुछ टर्म्स जो है वो हमारे क्लियर नहीं हो पाते। और इसलिए जब हम लोग ये आंसर्स जब समझने बैठते हैं 10th स्टैंडर्ड के, तो काफी कुछ टर्म्स समझ में ना आने की वजह से हमको शॉर्टनर, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, डेफिनेटली किया होगा कि काफी कोई चीजें होती है जो आप मान लो कि 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने बैठे, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो समझ में नहीं आते, और वो समझ में ना आने की वजह से कभी कभी हम लोग वो स्किप कर देते हैं या पढ़ते नहीं है वो टाइम पे, और वो कहीं ना कहीं हमको ही डैमेज करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हमारा डाउट सेशन हो या मैं आपको बोलता हूँ कि आप 7 से 9 में यू कैन कॉन्टेक्ट मी, उसका मेरा साफ मतलब ये है कि आप मेरे को कांटेक्ट करके कुछ भी आप पढ़ रहे हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछो। ओके, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ने बैठे वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। ओके, और कल से हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है कि ये मोड को रिकॉर्ड करके हम लोग रख सके, शायद एक वीडियो हमारा रख भी दिया हुआ है, तो वो भी चीज आपको मिलती जाएगी कि आपको वापस से रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो आप वो अक्खा वीडियो वापस से देख सकते हो। ओके, सो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पे वापस हम लोग आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में क्या होता है, तो जब भी आपको बोला जाए कि कोई भी चीज रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर मतलब लाइट से हैवियर, ओके, जब भी वो चीज जाए तो वो क्या हो जाएगी, वो बेंड होगी, या डेंसर से रेयर पे भी जाएगी तो वो चीज बेंड हो जाएगी। तो उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक में बहुत सारे रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का एक एग्जांपल दिया हुआ है। स्टार क्यों ट्विंकल होते हैं, तो वो भी रिलेटेड, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेयर से जो स्टार जहां पे है, अब स्टार कहाँ पे है, गैलेक्सी में, तो गैलेक्सी में तो मॉलिक्यूल है ही नहीं ना, गैलेक्सी में हवा कहाँ है, तो वहां पे कौन सा मीडियम हुआ, तो वहां पे हुआ रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स है ही नहीं, पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तो वो गैलेक्सी वाला मीडियम कौन सा हो गया, रेयर मीडियम हो गया। लेकिन जब उसकी लाइट, ओके, स्टार की लाइट, ओके, हमारे एटमोस्फियर में आती है। अब एटमोस्फियर मतलब क्या, तो कंपेयर टू गैलेक्सी, कंपेयर टू दैट जहां पे वो स्टार है, जब वो उसकी जो लाइट है जो वो एटमोस्फियर में आती है, तो एटमोस्फियर कैसा होता है, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ मेनी गैसेस, बहुत सब गैसेस आए होते हैं। तो जब भी वो रेयर से डेंसर मीडियम में आएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, वो बेंड होने लगेगा। ओके, वो क्या होने लगेगा, बेंड होने लगेगा, यानी स्टार की लाइट जो है वो बेंड होने लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज वॉच द कर्सर, आप कर्सर को देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है, ये वाला जो स्टार है वो एक्चुअल स्टार है ना, लेकिन ये बहुत दूर है, कहीं गैलेक्सी में है जहां पे एयर का मीडियम नहीं है। मतलब ये कौन से मीडियम में हुआ, बट अब ये रेयर मीडियम में हुआ। ओके, लेकिन जब इसकी लाइट नजदीक आती है, नजदीक आती है, नजदीक आती है, तो जब ये एटमोस्फियर में पहुंच जाती है तो वो कौन से मीडियम में चली जाती है, डेंसर मीडियम में चली जाती है। डेंसर मीडियम में जाने की वजह से जब ये लाइट जो है
ऑब्जर्वर के आंख तक पहुंचती है, ऑब्जर्वर के यानी वो देखता है ऑब्जर्वर, तब उसको क्या दिखाई देता है, तो उसको ये वाला स्टार नहीं दिखाई देगा, उसको क्या दिखाई देगा, तो वो सामने देखेगा तो उसकी जो स्टार की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई होगी। ओके, ये कैसे होता है, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं कि ये क्यों हुआ। ये बहुत इजी, आपने एग्जांपल देखा भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन ये स्टार में भी होता है, वो आज आपको पता चलेगा। आप एक पानी लीजिए, ग्लास होता है ना, कांच का ग्लास लीजिए, उसमें थोड़ा पानी भरिए। ओके, अब आप क्या करोगे, उसमें पेंसिल लो और पेंसिल को स्लैंटिंग वे में उसमें डालने की कोशिश करो। ओके, अब बाहर से आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आप देखना तो आपको दिखेगा कि भाई जो पेंसिल है ना, जैसे ही वो मीडियम में अथड़ाई ना, मीडियम में अथड़ाने की वजह से वो क्या हो गई है, बेंड हो गई है। एक पोजीशन पे आप देखोगे ना जहाँ पे वो सरफेस होता है, वहां पे आपको क्या दिखेगा, वो बेंड हो गया है। बेंड क्यों हुआ वो, तो वो बेंड होती नहीं है, पेंसिल तो सीधी होती है, लेकिन वो हमको दिखाई ऐसे देती है कि वो बेंड हो गई है। यानी ये सब क्या है, एक टाइप का हम लोग इसको बोलते हैं इल्यूजन। इल्यूजन मतलब आंख का धोखा। ओके, और यही चीज हमारे ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है ना, यही चीज हमारे लिए होती है एक तरह का, ये आंख का धोखा है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन मतलब क्या, इट इज अ वन टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक इल्यूजन। ओके, मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं। प्लीज ये जो भी आप लोग ड्राइंग कर रहे हो, कोई भी ड्राइंग कर रहे हो, प्लीज ना करें, नहीं तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा इस पे। ओके ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल इसी तरह से ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, गर्मी की सीजन है, अभी हाल ही गर्मी सीजन गई है, हालांकि सबका लॉकडाउन में गर्मी गया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल उस पर लेता हूँ। आपने आगे कभी ऐसा देखा होगा कि बहुत गर्मी की वजह से जब हम लोग जा रहे हो, तब हम लोग जब ट्रैफिक सिग्नल पे हो या हम लोग रोड पे जा रहे होते हैं, तो हमको दूर कहीं पे पानी नजर आता है, रास्ते पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो दूर कहीं पानी नजर आता है, लेकिन जब हम लोग पास जाके देखते हैं तो रास्ते पे पानी नहीं होता है। तो ये पानी क्यों नजर आया, तो ये अगेन क्या है, एक एटमोस्फेयर का इल्यूजन है। ओके, तो ये इल्यूजन के कारण हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन वो एक टाइप का इल्यूजन ही होता है, वो चीज होती नहीं है, वो चीज एग्जिस्ट नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो जो पेंसिल है वो बेंड हो गई थी, लेकिन वो सही में बेंड नहीं थी, वो हमारी क्या हो गया, एक तरह का वो रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हुआ। अब यही चीज को हम लोग समझते हैं, तो पेंसिल जो आपने पेंसिल डाली ना, टेक इट एज अ लाइट, कि वो एक लाइट है। वो लाइट कहाँ पे जा रही है, ग्लास है, तो वो क्या हो रहा है कि ग्लास के अंदर आपने पेंसिल डाली, तो वो क्या होगा, इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। हवा थी, हवा से वो पानी में गया, तो रेयर से डेंसर मीडियम में गया, तो जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो सेम यही एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है कि स्टार की लाइट जो है, जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ऑब्जर्वर को कहाँ पे दिखाई देगा स्टार, तो उसकी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखाई देगा, एक्चुअल पोजीशन उसकी यहाँ पे है, लेकिन उसको स्लाइटली थोड़ा उसको ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि ऑब्जर्वर की जो देखने की जो दिशा होगी वो सीधी होगी। तो ऑब्जर्वर की जो एक्चुअल पोजीशन, स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है वो यहाँ पे है, लेकिन ऑब्जर्वर को स्टार दिखाई देगा यहाँ पे। तो यानी कहने का मतलब क्या, अब आपको पता तो है कि स्टार जो है वो क्या होते हैं, उनकी खुद की लाइट होती है। ओके, अब उनकी खुद की लाइट होने की वजह से उनकी पोजीशन दो हो गई ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये क्या करता है, एटमोस्फियर में अपनी पोजीशन बदलने की कोशिश करता है। और ये लाइट जब आप बदलने की कोशिश करोगे, आपने तारामंडल बट अभी से दिवाली में लिया होगा, देखा होगा, अब उसको आप घुमाते हो तो क्या होता है, वो ट्विंकल होता है कि नहीं, फ्लिकर आप करते हो तो वो क्या होता है, फटाफट ट्विंकल होने की कोशिश करता है। तो सेम यही पोजीशन में स्टार जब अपनी पोजीशन बदलता है, आप भी तारामंडल घुमाते हो तो क्या होता है, एकदम से वो लाइट आप आपने किया होगा, डेफिनेटली दिवाली में किया होगा। तो सेम उसी तरह से जब ये स्टार भी अपनी पोजीशन बदलता है, क्योंकि वो खुद सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, मतलब उसकी खुद की लाइट है, तो जब ये अपनी पोजीशन बदलने की कोशिश करता है तो वो भी क्या होता है, ट्विंकल होता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द ट्विंकलिंग ऑफ लाइट और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो स्टार्स इसके कारण ट्विंकल होते हैं। तो ये एक और चीज हमको पता चलने लगी कि स्टार क्यों ट्विंकल होते हैं। हालांकि इसकी एक और मेरे पास एक क्या कहते हैं कि एक मैं आपको लास्ट में जाते वक्त एक वीडियो बताने की कोशिश करूंगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखो आप, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में क्या दिया हुआ है, बट ऑब्वियसली हम लोग सारे पॉइंट में नहीं कवर कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँ वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप कहीं पे नोट कर सकते हो। ओके, मैं बोलूंगा उतना ही आपको लिखना है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टार लाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो क्यों होता है, तो एटमोस्फियर के रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके, एटमोस्फियर में जो स्टार की लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, उसके कारण ही स्टार जो है वो ट्विंकल होता है। ओके, समझ में आ गया इतना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमोस्फियर अंडरगोज द कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन बिफोर इट रीचेस द अर्थ। जैसे कि मैंने आपको बोला
कि अर्थ में पहुंचने से पहले उसका रिफ्लेक्शन होना चालू हो जाता है। मतलब उसकी लाइट जहां पे थी वहां से जब वो एटमोस्फियर में आती है तो बहुत ज्यादा उसको रिफ्लेक्शन, मतलब कि उसकी बेंडिंग चालू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यूस क्या होने लगता है, उसकी लाइट जो है वो बेंडिंग होना चालू हो जाती है, बेंड होना चालू हो जाती है। Okay, the atmospheric reflection occurs in the medium of the gradually changing refractive index. Since the atmosphere bends starlight towards the normal, the apparent position, अब यहां से हमको मार्क करना है, the atmosphere bends the starlight towards the normal, so the apparent position of the star is slightly different from the actual position. अब यहाँ पे दो चीज है, कौन सी दो चीज? एक ये नाम आया apparent position. apparent position मतलब ऑब्जर्वर को स्टार कहां पे दिखाई देता है वो पोजीशन, और एक्चुअल पोजीशन मतलब एक्चुअली में स्टार कहां पे है वो पोजीशन। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ये जो बेंडिंग होती है स्टार की लाइट की जो बेंडिंग होती है उसके कारण क्या होता है कि स्टार की पोजीशन बदल जाती है, मतलब वो एक्चुअल पोजीशन से कहां शिफ्ट हो जाता है, एपरेंट पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। ओके, द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर, देखो कहां पे स्टार अपीयर होगा, इट अपीयर्स स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजीशन। स्टार उसको ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है आपका, ओके दिस इज योर ऑब्जर्वर, तो स्टार उसको कहां पे दिखाई देगा, तो एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देगा। ओके, एक्चुअल पोजीशन से वो ऊपर दिखाई देगा। Further, this apparent position of the star is not stationary but keeps on changing slightly since the physical condition of the Earth's atmosphere are not stationary, as of here the case in the previous paragraph. इतना कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन में। Since the star are very distant, they are approximately, देखो ये लाइन अंडरलाइन करने की है, this. Okay, this is very much important line. क्या बोला हुआ है, स्टार आर एट वेरी डिस्टेंट पोजीशन। स्टार का पोजीशन कहां पे है, तो स्टार बहुत दूर है, सन से भी ज्यादा दूर है स्टार। ओके, तो वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, इट इज लाइक अ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। ओके, एक बिल्कुल छोटे पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट बन जाते हैं। और इसके कारण एज द पाथ ऑफ द रेज ऑफ द लाइट कमिंग टू द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट एंड अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स। जो मैंने आपको बोला ना कि वो एक पॉइंट लाइक है, पॉइंट लाइक स्टार का जो लाइट है वो पॉइंट लाइक चीज आती है, और इसकी भी पोजीशन बदल जाए तो वो क्या होगा, देखो एकदम से मूव होगा। अब मेरा हैंड भी एकदम से मूव हो रहा है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप एक पोजीशन पे नहीं डिसाइड कर पाओगे कि वो क्या हो रहा है। तो उसी के कारण अगर ये लाइट वाली चीज होगी तो वो जब वो मूव करेगा तो वो भी क्या होगा, ट्विंकल होना लगेगा, और इसके कारण ही विच इज कॉल्ड द ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो आपको कोई पूछे कि व्हाई टू स्टार ट्विंकल, तो उसका सिंपल रीजन आप क्या दोगे, तो सिंपल रीजन आप यही दोगे फ्रेंड्स कि रिफ्लेक्शन, स्टार की लाइट की जो रिफ्लेक्शन होती है उसके कारण पोजीशन उसकी चेंज हो जाती है। और सिंपल अगर ये चीज में आपको याद रखना है, एक लेमैन को आपको समझाना है। लेमैन का मतलब क्या होता है, लेमैन का मतलब क्या होता है, जिसको साइंस की नॉलेज ना है, जिसको कोई साइंस की नॉलेज नहीं है, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो आपको साइंस की नॉलेज है। तो अगर आपके घर पे आपके छोटे भाई बहन है या कोई भी ऐसा पर्सन आपको पूछता है कि स्टार क्यों ट्विंकल होता है भैया, तो आप क्या बोलोगे कि स्टार इसलिए ट्विंकल होता है क्योंकि कि स्टार की जो लाइट है जब वो एटमॉस्फेयर में आती है तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है उसकी वजह से, और उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से वो जो स्टार की लाइट है वो फ्लिकर होती है, और वो फ्लिकरिंग की वजह से वो एक ट्विंकलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। समझ में आ गया आपका शॉर्ट नोट? तो ये हमारा जो इतने मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो आई सजेस्ट कि आपने लिख लिए होंगे, नहीं है तो मैं आपको दे रहा हूं टाइम कि आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और इसको लिखने की कोशिश कर देना। दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये डायग्राम भी आपको याद रखना है, ये डायग्राम के साथ ये आंसर आता है, पूछते हैं, ये डायग्राम के साथ ये आंसर पूछते हैं ये लोग, तो हम लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, व्हाट इज ऑल अबाउट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो आई गेस हम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ट्विंकलिंग इफेक्ट। Okay, so next point is advanced sunrise and delayed sunset. Again an important topic. Okay, advanced sunrise and delayed sunset. इसका मतलब क्या हुआ, एडवांस सनराइज मतलब क्या, सन का जो टाइमिंग है उससे पहले एडवांस में वो राइज हो जाता है। ओके, एंड डिलेड सनसेट मतलब क्या, सनसेट का जो टाइमिंग है उसका जो टाइमिंग है उससे वो डिले होके चलता है, मतलब देर से नीचे जाता है। ओके, अब ये चीज को समझना, देखो यहां पे जो है ये हमारा एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड हॉरिजन। इसको हम लोग क्या बोलते थे, हॉरिजन। हॉरिजन का मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑब्जर्वर है वो सीधा ही देखने वाला है। ओके, वो क्या देखेगा, ये हॉरिजन को सीधा ही देख पाएगा। ओके, सो ऑब्जर्वर जो है उसका जो डायरेक्शन है वो
स्ट्रेट होगा, वो स्ट्रेट डायरेक्शन को हम लोग अभी हॉरिजॉन बोल देते हैं। ओके, तो अभी आपने ये जो याद रखा ना, वो सेम आपको याद रखना है यहाँ पे भी। जो स्टार के लिए होता है वो सन के लिए भी होता है। स्टार के लिए क्या हुआ, मैं वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ कि स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन थी ना, वो एक्चुअल पोजीशन नहीं रहती है हमारी आंखों के आते आते, वो कहां पे चली जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है। कहां पे चली जाती है, इट मूव्स अबाउ द एक्चुअल पोजीशन, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन। एंड इट सीम्स कि हमको स्टार कहां पे दिखता है, इट सीम्स टू बी एट अपरेंट पोजीशन। ओके, तो एक्चुअल पोजीशन मतलब क्या कि स्टार सही में कहां पे है, और अपरेंट पोजीशन मतलब क्या कि स्टार हमको दिखाई कहां पे देता है। तो ये चीज याद हो गई आपको। अब उसी तरह से समवट सिचुएशन ऐसी ही कुछ होती है सन के लिए भी। ओके, क्योंकि सारी चीज एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। मतलब क्या हुआ कि गैलेक्सी से ही लाइट आ रही है ना, स्टार की लाइट भी गैलेक्सी से आई, सन की लाइट भी बट ऑब्वियस है कहीं और से थोड़ी आएगी, गैलेक्सी से आएगी। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन होनी चाहिए। तो जी हाँ, वही सिचुएशन है यहाँ पे। तो आप समझिए, अब अभी हमने एक बेस पॉइंट ले लिया। हमने कौन सा बेस पॉइंट ले लिया, एक हॉरिजन ले लिया। हमने कौन सा एक बेस पॉइंट ले लिया, एक हॉरिजन ले लिया। अब ये हॉरिजन को आप देख सकते हो, ये हॉरिजन मतलब क्या कि अगर सन इसके ऊपर आता है, सन जो है, कर्सर को आप देखेंगे, सन जो है वो हॉरिजन के ऊपर आता है तो सनराइज बोलेंगे हम लोग। सन जो है वो हॉरिजन के जब ऊपर आता है देन इट इज कॉल्ड टू बी ए सनराइज। सन जब है वो हॉरिजन के नीचे चला जाता है तो हमको दिखाई देना बंद हो जाएगा, मतलब वो सनसेट हो जाएगा। समझ में आ गया? जब वो हॉरिजन के ऊपर तो सनराइज, जब वो हॉरिजन के नीचे तो सनसेट। आई गेस इतना क्लियर हो गया है। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल चीज क्या होती है। तो मान लो कि सन आया आया आया, सन यहाँ पे आया, ठीक है। अब सन जब यहाँ पे आएगा तो सन की जो एक्चुअल पोजीशन है वो कहाँ पे है, सन की जो एक्चुअल पोजीशन है वो कहाँ पे है, सन की एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे है। ओके, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि एक्चुअल पोजीशन तो हमको दिखाई नहीं देती है। हमको कौन सी पोजीशन दिखाई देती है, यस, अपरेंट पोजीशन दिखाई देती है। ओके, तो हमको सन जो है वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, मतलब अभी तक सन राइज हुआ नहीं है। सन कब राइज होगा, जब वो हॉरिजन को पार कर लेगा तब वो राइज कहलाएगा। जब वो हॉरिजन से ऊपर आ जाएगा तो हम लोग बोल पाएंगे कि भाई सनराइज हो चुका है, लेकिन अभी तक वो नीचे है, यानी वो अभी तक सनराइज हुआ नहीं है। तो अभी तक देखो हम लोग देख रहे हैं सन को, लेकिन अभी तक सन बाहर निकला नहीं है। लेकिन वो जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तब वो हमको तो एक्चुअल पोजीशन पे दिखेगा नहीं, वो हमको कहाँ पे दिखेगा, तो ऊपर की ओर। जैसा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में था कि स्टार आपको कहाँ पे दिखता था, ऊपर की ओर। समझ में आया? तो यहाँ पे भी सन आपको कहाँ पे दिखेगा, तो सन की पोजीशन भले यहाँ पे होगी लेकिन सन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, सन आपको दिखेगा यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो सन आपको दिखा यहाँ पे। सन जब आपको यहाँ पे दिखेगा इसका मतलब क्या कि ऑलरेडी आपको क्या दिखेगा कि वो हॉरिजन से ऊपर आ चुका है। मतलब क्या, वो भले नीचे होगा, वो भले हॉरिजन के नीचे होगा, लेकिन आपको क्या लगेगा, अरे भैया सनराइज हो चुका है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो ये क्या हो गया कि सन अभी तक आया नहीं था लेकिन एडवांस में अपने को सनराइज मिल गया, यानी हो गया ना अपना डेफिनेशन, एडवांस सनराइज। ओके, अब मान लो दिन खत्म होने जा रहा है, दिन खत्म होने जा रहा है भाई, आफ्टरनून हो गया, अब धीरे धीरे सन को ढलने का टाइम है। तो यही फिगर हम लोग लेके समझते हैं क्या होता है उसमें। तो मान लो अब देखो ये वाला जो सन है ना, अब मान लो कि ये एक्चुअल सन है, ठीक है। अब ये एक्चुअल सन धीरे धीरे हॉरिजन के नीचे जाने वाला है। ओके, तो अब ये धीरे धीरे नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा, और यहाँ पे आ गया, हॉरिजन के नीचे वो आ चुका है। मतलब क्या हुआ, हॉरिजन के नीचे आ चुका है, मतलब क्या, सन सेट हो चुका है। लेकिन अगेन ये पोजीशन पे आएगा तो अपने को वापस से सन कहां पे दिखेगा, ऊपर की ओर दिखेगा, है कि नहीं। सनसेट हो चुका है लेकिन वापस से सन अपने को कहां पे दिखेगा, ये पोजीशन पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, सनसेट में क्या हो गया, डिले हो गया कि नहीं हो गया। यानी कहने का मतलब सन भले हॉरिजन के नीचे होता है लेकिन हमको स्लाइटली ऊपर दिखता है। उसकी वजह से दो चीजें होती है, दो बार दो चीजें होती है। कौन सी, सनराइज एडवांस में होता है और सनसेट को देर लगती है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मिनट का ये टाइम होता है। मतलब क्या कि अगर वो हॉरिजन पे है तो हॉरिजन के ऊपर जब हमको दिखाई देगा तो वो 2 मिनट का टाइम होता है, और यहाँ पे जब वो नीचे चला जाता है तो वो भी 2 मिनट का टाइम लेता है। देखो अब मैं आपको परफेक्ट पैराग्राफ पढ़ के समझा देता हूँ। देखो, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। यानी सनराइज हुआ नहीं है लेकिन 2 मिनट पहले आपको सन दिखना चालू हो जाएगा। एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, मतलब सनसेट हो चुका है लेकिन भी 2 मिनट तक आपको सन दिखाई देगा, सन आपको वो दिखने का चालू रहेगा। ओके, बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन। यानी सनराइज का मतलब क्या है, जब वो हॉरिजन क्रॉस करके ऊपर आ जाए।
सनसेट का भी मतलब क्या होगा, जब वो हॉरिजन क्रॉस करके नीचे चला जाए। ओके, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द सनराइज एंड सनसेट इज अबाउट 2 मिनट्स। ठीक है, मतलब ये सनराइज भी 2 मिनट पहले हो जाता है और सनसेट को डिले होने में भी 2 मिनट लगता है। मतलब ये 2 और 2 मतलब कितना हो गया, 4 मिनट का टाइम। यानी हमारा जो दिन है वो हमेशा 4 मिनट, जितना भी आज हमारे दिन को डेडिकेट होता है, लेकिन हमको जो सन जो है वो 4 मिनट हर बार हर दिन एक्स्ट्रा में दिखता है। समझ में आया, 2 मिनट सुबह को और 2 मिनट सनसेट के टाइम पे। ओके, तो ये दो बार हमको दिखाई देता है, इसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउ मेनी मिनट्स, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स। 4 मिनट तक सन हमको जो है भले वो नहीं आया होगा लेकिन 2 मिनट पहले से दिखना चालू रह जाएगा, और वो चला गया होगा फिर भी 2 मिनट तक दिखेगा। मतलब ये 2 और 2 मतलब 4 मिनट का हमको एक्स्ट्रा सन के लिए टाइम मिल जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड सनराइज एंड सनसेट। ओके फ्रेंड्स, तो इतना हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। ओके, द इंटरप्ले ऑफ लाइट विद द ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव द राइज टू द सेवरल स्पेक्टेक्युलर फिनोमेना इन नेचर। The blue color of the sky, the color of the water in deep sea, rendering of the sun at sunrise and sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. In the previous class, you have learned about the scattering of the light by colloidal particles. The path of beam of the light passing through the true solution is not visible. However, its path is become visible during the colloidal solution where the size of the particle is relatively larger. अब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की है कि अब हम लोग समझ रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपने ये टॉपिक समझा हुआ है कहाँ पे, प्रिज्म वाले में। कल हम लोगों ने देखा था ना प्रिज्म 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 प्रिज्म, क्या था प्रिज्म, तो प्रिज्म में व्हाइट लाइट जाती थी, 7 कलर मिलते थे। क्या था, व्हाइट लाइट जाती थी, 7 कलर मिलते थे। ओके, अगेन व्हाइट लाइट जाती थी, 7 कलर मिलते थे। वो 7 कलर कौन से होते थे, तो इट इज कॉल्ड विबग्योर। क्या होते थे, विबग्योर। ठीक है, सभी साथ साथ में मन में बोलेंगे विबग्योर कौन सा था, तो वायलेट, इंडिगो, बाद में ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, ये हम लोगों ने देखा था। तो उसी तरह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में भी ये लाइट कंटिन्यूअसली स्प्रेड होना चालू रहती है। मतलब क्या कि कौन से फिनोमिना उसकी वजह से होती है, जब लाइट जाएगी, सनलाइट की लाइट तो आ ही रही है ना, तो सनलाइट की लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर में भी स्प्रेड होती है, और उसी के कारण हमको जो है ब्लू कलर, स्काई का जो है वो ब्लू कलर हमको दिखाई पड़ता है। वाटर का जो है, जो डीप सी, कलर ऑफ द वाटर इन द डीप सी, वो हमको दिखाई देता है। रेंडरिंग ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट, जब आप सनराइज और सनसेट देखते हो तो अलग ही कलर्स आपको दिखाई देते हैं, वो सब इसी की वजह से होता है। ओके, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आप बोलोगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो हमारी जो सन की जो लाइट है ना, जब ये एटमोस्फियर खाली गैसेस का बना हुआ नहीं है, ये एटमोस्फियर में डस्ट पार्टिकल भी है, काफी ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है जो एटमोस्फियर में घूमते रहते हैं। तो जब ये लाइट एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स से जब ये इंसिडेंट करते हैं, जब ये हिट करते हैं, जब ये चीज अथड़ाती है, तो वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। ठीक है, अब मान लो कि आपका जो स्काई है वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, तो सिंपल एग्जांपल, क्या आपकी सन की लाइट गई, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से वो हिट की, और वो जो कलर है वो हर जगह पे फैल गया, और वो कौन सा कलर हो गया, ब्लू कलर। ओके, तो इस तरह से आपको जो स्काई है वो ब्लू कलर दिखाई देता है। एग्जांपल में इसका वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, उसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक और हम लोग बात कर लेते हैं, देखो ये रहा, ये हम लोगों ने टॉपिक लिया है, तो हम लोग एक टॉपिक स्किप कर देते हैं, ये वाला टॉपिक पहले कंप्लीट कर लेते हैं। व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों है, तो हमको ये लाइन अगेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, अंडरलाइन करा वो कर लेना। The molecules of the air and other fine particles in the atmosphere have the size smaller than the wavelength of the visible light. Okay, these are more effective in the scattering of the light of the shorter wavelength at the blue. देखो यहाँ पे जो लाइट है वो कौन सी दिखाई देगी, जिनका वेवलेंथ कम है। अब ये वेवलेंथ वाला टॉपिक अगर मैं समझाने जाऊंगा तो और मेरे को 40 मिनट्स का टाइम चाहिए, लेकिन इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं जा रहे। अगर किसी को डाउट है तो जस्ट दे कैन कॉन्टेक्ट मी, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि वेवलेंथ क्या है। तो यहाँ पे देखो, तो लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ एट ब्लू एंड लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड, तो ब्लू कलर की जो लाइट होती है ना उसकी वेवलेंथ कम होती है, और रेड कलर की जो लाइट है ना उसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होती है। ओके, द रेड लाइट हैज द वेवलेंथ इज अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। देखो क्या दिया हुआ है कि रेड कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है वो 1.8 टाइम्स ज्यादा होती है, 1.8 टाइम्स बड़ी होती है। Thus, when the sunlight passes through these fine particles in the air, it scatters the blue color, okay, more strongly than red. अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी सनलाइट ये पार्टिकल्स पे जाएगी तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा स्प्रेड कर पाएगी,
तो जिसका वेवलेंथ कम है वो कलर ज्यादा स्प्रेड हो पाएगा, वो ज्यादा हमको दिख पाएगा। तो ब्लू कलर ज्यादा दिखाई देता है, और कुछ पार्ट में हमको रेड कलर भी दिखाई देता है, कभी कभी मिक्स होकर येलो कलर भी दिखाई देता है एटमोस्फियर में शाम के टाइम पे ज्यादातर आप देखो। लेकिन जनरली जो हमारा एटमोस्फियर है वो जनरली ब्लू कलर का स्काई जो दिखाई देता है, और कभी कभी थोड़ा बहुत रेडिश कलर भी उसमें आ जाता है। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स अवर आईज, तो ये जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है वो हमारी आईज में एंटर होता है। इफ द अर्थ हैड नो एटमोस्फियर, अगर मान लो ये क्यों हुआ, क्योंकि एटमोस्फियर के पार्टिकल्स की वजह से ना। अब मान लो कि अगर एटमोस्फियर में पार्टिकल्स ही नहीं है, तो हर एक चीज क्या हो जाएगी, डार्क होने लगेगी, क्योंकि एटमोस्फियर ही नहीं है, सब डार्क हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, कोई लाइट स्कैटर हो ही नहीं पाएगी। जब कोई लाइट स्कैटर ही नहीं होगी तो जो स्काई है वो कौन सी कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। यही चीज होती है जब सन चला जाता है। अब आप देखो सन चला गया तो कौन सा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा मतलब वो ब्लैक कलर का हो गया। सन आ गया यानी वापस से वो स्कैटरिंग चालू हो गया, स्कैटरिंग चालू होने की वजह से वापस से जो स्काई है उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू कलर। ओके फ्रेंड्स, तो ये दूसरा टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया। एंड एक और टॉपिक है यहाँ पे, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बट यस हम लोग ये भी रहने देते हैं। ओके, मैं थोड़े टाइम के लिए रख रहा हूँ ये शॉर्ट नोट, जिसको अंडरलाइन करना है वो अंडरलाइन कर ले, और जिसको अगर स्क्रीनशॉट कुछ लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है क्लियर स्काई ब्लू, इंपॉर्टेंट। ओके, સિમિલરલી ટ્વિંકલિંગ ઓફ સ્ટાર પણ હું રાખું છું, સ્ક્રીનશॉट લેવું હોય તો સ્ક્રીનશॉट લઈ લો, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, अंडरलाइन करना है वो अंडरलाइन कर ले। ओके, കയ്യോ കാലൊക്കെ വരുന്നാണ് അത് കൊള്ളാം. એડવાન્સ સનરાઈઝ એન્ડ ડિલેડ સનસેટ, તમે એનો भी स्क्रीनशॉट ले શકો છો, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो थोड़ा ध्यान में रख लेना, हॉरिजन क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। एपरेंट और एक्चुअल यही चीज आज पक्की करो, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया। कितने टॉपिक हुए टोटल, अगर आप देखो 3 टॉपिक पे आज हम लोगों ने हमारी जो बात है, हमारा जो लेक्चर है वो 3 टॉपिक पे आज हम लोगों ने बात की है, और तीनों इंपॉर्टेंट है। कौन से 3 टॉपिक पे बात की है फ्रेंड्स, तो एक तो हो गया ऊपर वाला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इंपॉर्टेंट। एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट, इंपॉर्टेंट। ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम लोगों ने क्या बात की, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम लोगों ने बात की इसकी। ओके, कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, क्लियर स्काई जब होता है तो हमको कलर क्या मिलता है, ब्लू कलर का मिलता है। ओके, तो आज हम लोग यही 3 चीज पे फोकस करेंगे। ओके, હું એક બીજું એક એનાઉન્સ કરી દઉં છું, मैं एक और चीज एनाउंस कर देता हूँ। आई थिंक वी आर कंफर्टेबल विद दिस टाइम। ओके, 5:20 इज अप्रोप्रिएट टाइम। तो कल से हम लोग 5:20 5:25 तक सब ज्वाइन होने चालू हो जाएंगे। कल से कोई भी टाइम चेंज नहीं होगा, और अगर पॉसिबल होगा कि कुछ टाइम चेंज होता है तो मैं आपको वो इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, तो 5:25 तक हम लोग सब जूम पे आ जाएंगे। जूम पे मैं आपको जो है मीटिंग आईडी और लिंक भेज दूंगा। तो कल से हम लोग यही टाइम रखेंगे। हम लोग उससे
कोई चेंजेस हो गए तो वो इन्फॉर्म कर दूंगा डेफिनेटली, लेकिन लगभग अब फाइनल यही टाइम रहेगा, यही टाइम पे हम लोग सब जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो आज ये 3 चीज पे आप फोकस करो, ये 3 शॉर्ट नोट से ज्यादा मैं नहीं चला रहा हूँ, ये 3 चीज पे आप देखो। और जिनका भी लेक्चर मिस हो गया है कल से ट्राई करो कि आप ये टाइम पे आप लोग सब कनेक्ट हो सको। एंड डोंट वरी, मैं ये चीज को जल्दी इस पे रख रहा हूँ, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो रखने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर जो 3 टॉपिक हम लोगों ने समझा है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू। सर बोलिए। रिकॉर्डिंग कहाँ से देख लेंगे सर? रिकॉर्डिंग बेटा ग्रुप में यूट्यूब में मैं रख दूंगा और वो ग्रुप में उसकी लिंक भेज दूंगा।